नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बुंदेलखंड में शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में जानी जाती है। चलिए मिलते हैं अरुण शर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा जी, जैसे कि हमने आपको 2 in 1 बताया कि आप पत्रकारिता से भी जुड़े रहे, एजुकेशन से भी जुड़े रहे, तो आप हमें अपना दोनों पार्ट के बारे में जानकारी दें हमारे दर्शकों को। ज्योति भाई, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में इस बात ये होती है, पढ़ाई तो मेरी हुई, ग्रेजुएशन मैंने बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से किया। उस टाइम मेरे फादर 1976 की बात है, जब मेरे फादर की मृत्यु हुई। मैं उस टाइम, क्या नाम था? स्वर्गीय श्री मक्खनलाल शर्मा जी, जो कि मनस्वी के नाम से काफी प्रसिद्ध थे। कॉलम आता था मन की मौज के नाम से उनका कॉलम बहुत फेमस कॉलम था। अब चूंकि पत्रकारिता उन्होंने शुरू से ही की थी, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 1976 की बात। तब समझिए कि मेरी उम्र मात्र 13 साल की थी जब मेरे पिता नहीं रहे। तो कोई हादसे में गुजर गए थे? मतलब कहते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ या उनके ऊपर कोई वार हुआ, तो पता नहीं, चूंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे इसलिए उन चीजों का पता नहीं चल पाया। तो ये सब 1976 का दौर था। हम लोग पचकुइयां चौराहे पे रहने आए थे। तो जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो समझिए मैं मात्र 13 साल का था उस टाइम। तो हम लोग बैठे थे, मैं था और मेरा छोटा भाई था और माता जी। उसी मकान में हम लोग बैठे हुए थे जब पिताजी का 13वीं संस्कार वगैरह सब हो गया। तो जब होता है ना, माता जी के पैसे गिरे, तो उन्होंने कहा कि अब ये मात्र 250 रुपए बचे हैं, अब देखते हैं घर कैसे चलेगा। उस टाइम पत्रकारों को पेंशन वगैरह का कुछ भी नहीं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो समझिए उस दिल पे ऐसा हुआ कि कैसे चलेगा घर। तो उसने मुझे इतना झकझोर के रख दिया कि, तो सब मैं आपको बताऊं कि इतनी मजबूती मुझे मिली कि मैं दूसरे ही दिन दैनिक भास्कर, चूंकि पास में ही था तो परिचित भी थे लोग, तो मैं दूसरे दिन दैनिक भास्कर चला गया। तो वहां महेश प्रसाद जी थे, तो मैंने अपनी पूरी बता तो उन्हें बताया, समझिए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये पत्रकार के बेटे हैं तो इनको भी पत्रकार बना दो। तो मुझे संपादकीय विभाग में लगा दी गया। तो मुझे समझिए काम सीखो। तो मैंने सीखना शुरू कर दिया। तो समझिए 200 रुपए मुझे मिलने लगे। तो वो 200 रुपए ही बहुत इतना हो गया कि एक बन गया कि अब घर हम चला सकते हैं। तो वहीं से मेरी पत्रकारिता भी शुरू हो गई और एक जीवन यापन का भी मेरा शुरू। तो इससे पत्रकारिता में मैं आ गया। अब चूंकि पढ़ना ही हम लोगों का शौक था तो पढ़ता रहा। फिर मैं ग्रेजुएशन भी कर लिया, बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तो मैं एक विषय लिया था मनोविज्ञान भी। तो क्या हुआ, करे साहब, ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने पचकुइयां चौराहे पे कपड़े की दुकान खोल ली। छोटी सी की चलती रहेगी, भाई हमने कुछ तो चाहिए, कुछ तो करना है। और अपने बाकी कंपटीशन की तैयारी करते रहे। तो एक दिन हमारी, आपको क्या बताऊं, कभी कभी कोई चीजें ऐसी होती है जो भगवान आपको ऐसे रास्ते बना देगा कि वो खुद अपने आप आपके पास चल जाए। तो हमारी एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी डॉक्टर जीपी प्रकाश जी, आज भी मैं उनका ऋणी हूँ। वो वहां से निकली तो उन्होंने अपने लेडीज कपड़े टंगे हुए देख लिया, तो एकदम वो दुकान के अंदर आ गई। तो उन्होंने देखा कि अरे अरुण, तुमने दुकान खोल ली। तो मैंने कहा मैम परिस्थितियां क्या है, चले। तो बोले तुम अच्छा, चूंकि पढ़ने में भी अच्छे थे तो नजर में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि अपना एक पद होता है लैब असिस्टेंट का, हमें मालूम है तुम कर सकते हो और हम लोगों की जरूरत है, तो तुम अगर करना चाहो तो कर सकते। हमारे मैनेजर साहब श्री भी प्रकाश त्रिपाठी जो आज भी है, उनका भी बड़ी दया बार है। तो बोले उनसे बात कर लेना, तो तुम टेम्परेरी भी ज्वाइन कर लोगे, जब कुछ होगा तो परमानेंट भी हो जाओगे। तो मेरे मन में भी लगा कि हाँ ऐसा। तो मैं दूसरे दिन और समझिए देखिए कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। अच्छा बोले तुम जाए। तो मैंने सब ज्वाइन कर लिया, तो मेरा वो भी काम चलने लगा। तो वहां भी मेरी काम करने लगा। तो ऐसे करते रहे तो पर पोस्ट भी आई और समझिए मुझे परमानेंट भी कर दिया गया। तो मेरे ये दोनों ही काम चलते रहे। तो इस तरह से मेरा शिक्षा के क्षेत्र में आना हुआ और बाकी तो मेरा जो छोटा मोटा कपड़े का व्यापार था वो करता ही रहा। समझिए, आपने पत्रकारिता के मुद्दे पे बात अगर हम करें तो किन किन स्थानीय पेपरों में आपने सेवाएं दी? मैं सबसे पहले तो जो पत्रकारिता की ABCD सीखी वो मैंने कहा था, वो तो वर्कशॉप है ना। तो लोग कहते ही थे कि सीख रहा है तो दैनिक भास्कर जाइए। उसके बाद फिर करते करते फिर मैं दैनिक जागरण में आया। तो आदरणीय बाबूजी थे, तो बाबूजी यशोवर्धन भैया जी, तो इन लोगों के सानिध्य में भी मैंने सुरेंद्र जी भी थे, उनका भी गाइडलाइन में। तो ऐसे लोगों की गाइड मिली तो मुझे भी पत्रकारिता को अपने को दिखाने का मौका मिला। जागरण में किया, दैनिक भास्कर में किया। फिर इसके बाद मैं नवभारत टाइम्स का
संवाददाता भी बन गया। जी। तो नवभारत टाइम्स के लिए मैंने 8-9 साल काम किया। इसके बाद से ये सुधीर सिंह गौर जी ने जनसेवा मेल शुरू किया, तो मैं उसका समाचार संपादक बना। तो वो भी लंबे समय तक उनके साथ भी मैं 6-7 साल जुड़ा रहा। तो ये पत्रकारिता। अच्छा, इस बीच आपका शिक्षण वाला मुद्दा वो करते वो चलता रहा, क्योंकि प्रेस का काम रात में होता था, तो इसलिए मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज का नौकरी मेरी टाइम से होती थी और शाम को मैंने एक शौकिया बतौर में ये काम करता रहता था, तो इसलिए पैशन बना रखा था। पत्रकारिता मेरा पैशन था, तो जो कि मेरे को पैतृक मिला, तो वो मैं करता रहा। सुना जी, एक दौर ऐसा आया था कि आप जब जनसेवा मेल में थे तो आप बहुत विषम परिस्थितियों में आप कोई बीमारी या कह लो एक एक्सीडेंटल स्थिति हुई थी, उसको हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बिल्कुल, वो दौर आपका पुनर्जन्म वाला रहा। बिल्कुल सही कहा, पुनर्जन्म वाला दौर था। वो ऐसा रहा कि समझे एक लंबी नींद में मैं चला गया था। ये 13 फरवरी 2014 की बात है ज्योति भाई। तो उस टाइम चूंकि क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर था थोड़ा सा, मेरा मकान भी बन रहा था। तो क्या हुआ कि जो सारंतरा नगर में मेरा मकान बन रहा था, तो कई बार ये होता कि गोली में टाइम से नहीं खा पाता था। तो मुझे आज की भी याद है कि 13 फरवरी 2014 की नाइट थी, रात में मैं 2-2:30 बजे निकला और उस टाइम पानी बहुत गिरा था और जबरदस्त ठंड थी। तो चूंकि क्या हुआ, जैसा डॉक्टर्स ने बताया, मैंने दवाइयां नहीं खाई थी बीपी की, तो उससे मेरा बीपी शूट अप होने लगा। जब बीपी शूट अप होने लगा तो फिर मेरे को थोड़ा सा घबराहट हुई, लेकिन मैं रात में 2:30 बजे वहां से चला, जीवन शाह से चूंकि सारंतरा तक मैं स्कूटर लेके अपना आ गया, घर का दरवाजा खुलवाया, लेटा। तो चूंकि मेरे दर्द हो रहा था पूरे शरीर में, गर्दन में, तो मेरी मिसेस ने जरूर देखा कि उन्होंने कहा कि आज आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ है, कैसा क्या एब्नॉर्मल, अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा ऐसा होगा, थकान सी लगी। तो उन्होंने कहा ऐसा सर दुख रहा, आप लेटो, मैं थोड़ा सा आपको पुशअप कर देती हूँ। तो साहब मैं तो क्या बताऊं, लेटा और लेटते ही साहब मैं कोमा में चला गया। एक सेकंड पता भी नहीं चला मैं कब मरे के समान हो गया। 1 सेकंड के अंदर चला गया और मैं कस के भी सांसें चलने लगी। तो मिसेस ने देखा कि ये सांसें वो खुर्राटे तो लेते नहीं है, आज ये ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सारी नसें डैमेज हुई थी। तो उन्होंने मुझे पलटा तो मैं बेहोश दिखा। तो मेरी ब्रदर-इन-लॉ वगैरह पास ही में रहते आगे चल के, तो उन्होंने ये रात का टाइम था 2:30 बजे का, उसने उनको बुलाया। तब मिल पाना भी बड़ा कठिन होता है। हाँ, तो अब तक मेडिकल लेके गए, तो उन्होंने भर्ती किया। तो उन्होंने कहा इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है और ये कोमा में चले गए। तो समझिए 3 दिन में यहाँ डला रहा। अब जब सरकारी व्यवस्था है डला रहा, तो लेकिन दिन प्रतिदिन मेरी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। तो लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना तो आगे, तो फिर मुझे ग्वालियर ले जाएगा। तो मेरा ग्वालियर गया, तो समझिए 37 दिन मेरा जीवन और मृत्यु से संघर्ष चला। और मैं मतलब कुछ पता ही नहीं कि 37 डेज पूरा मैं कौन में, आपकी जिंदगी का पूरा पक्ष है, बिल्कुल बॉडी और पूरी बॉडी पैरालाइज। लेकिन इसमें मैं अपनी मिसेस, अपनी धर्म पत्नी रीता का जरूर है कि वो बिल्कुल मेरे पलंग के साथ खड़ी रही। तो फिर वो खड़ी रही, उसने मुझे 1 सेकंड नहीं छोड़ा और बराबर इलाज में पूरी जो डॉक्टर्स ने दिया और जैसा कहा लगी रही, और उसकी मेहनत ही लगी। मतलब ये माना जाए कि आज भी सावित्री सत्यवान की बिल्कुल लागू होती। समझिए मेरे को जब घर लेके आई तो पूरी वहां से फिजियोथेरेपी भी सीख के आई और मेरा पूरा फिजियोथेरेपी देती थी, मुझे कॉलेज ले जाती थी, साइन करवा के लाती थी और मुझे मतलब पूरा कॉपरेट करती थी। और पूरा घर, बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम, मेरा बेटा बीटेक कर रहा था, लड़की बिटिया MBA करे, तो सबका अरेंज करना, सब करना, मतलब उसने पूरा घर देखा। मैं तो बिल्कुल डला रहता था। समझिए पूरा मेरा 1 साल ऐसे ही निकला, लेकिन उसने घर पूरा संभाला। शर्मा जी, जहां तक मैं समझता हूं कि आपका एक पक्ष और है, जो आप डॉग लवर हैं, शायद उसकी वजह से कुछ दुआओं का भी असर रहा हो। बिल्कुल ज्योति भाई, दुआओं का ही असर रहता है कि बच के आ गए। और मैं लोगों को भी कहता हूं कि आप जानवर, कोई भी जानवर हो, खिलाए नहीं तो मारे भी ना कभी किसी जानवर, क्योंकि वो तकलीफ में होगा तो उसको कोई देखने वाला नहीं। लेकिन मैं आज मैं जानता हूं जो मैंने जो किया, और हो सकता है उसका कहीं ना कहीं इतना, किस तरह का आप उन डॉग के लिए आप शुरुआत कैसे, हम लोग शक्तिनगर में रहते थे, शक्तिनगर में किराए के मकान में रहता था। तो सामने ही नाला एक पड़ता था, तो वहां छोटे छोटे कुत्तों के पिल्ले घूमते रहते थे। तो क्या कई लोग मार देते थे, सब उनको डंडा मार देना है, पत्थर मार देना, तो बेचारे के क्या। तो इस मामले में हमारी मिसेस मेरी बहुत उदार रही है। हाँ, तो उसने कहा कि इनको थोड़ा सा डाल आया करो रोटी, ये बेचारे घूमते रहते हैं, इधर उधर मारते हैं लोग। तो हमने उनको रोटी साहब डालना शुरू किया। दोनों के साथ करते एक, आप जो भी कहे, कुछ भी कहे, तो एक अंदर से बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ, फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स आई। उनको रोटी खाया, जब उनको खेलते देखा, खाते देखा,
तो फिर ये धीरे धीरे प्रयोग चलने लगा, आपके जीवन में समाहित हो गया। हमको अच्छा लगने लगा, आप खिलाते थे तो हमको भी अच्छा लगने लगा। फिर हम लोग जिस वहां एरिया में रहे तो हमारा एक नित्य प्रतिदिन का काम हो गया कि रोटी बना के ले जाना, उसमें थोड़ा सा दूध चुपड़ देना, तो बेचारे बड़े प्रेम से खा लेते थे टोस्ट भी। और मेरी आदत ये बनी, आदत में शुमार होता चला गया, खासतौर से कुत्ते के लिए। हालांकि कोई भी जानवर आए तो मैं सेवा करने में पीछे नहीं हटता हूँ। फिर हम उनको टोस्ट बिस्कुट ले लेके डालने लगे। जब मैं डिग्री कॉलेज में था तो मेरे डिपार्टमेंट के ही आगे एक फीमेल डॉग ने 3 बच्चे दिए, वो बेचारी खाना समेटने गई बाहर, तो किसी ने गाड़ी वाले ने मार दिया तो वो मर गई। फिर समझिए मेरे को लगा कि कैसे जीवित रहेंगे, तो फिर मैं दूध कटोरी में दूध ले जाता था, रुई में डाल के दूध को मुंह में डाल, तो मेरे को एक, आप कुछ भी कहें, मुझे एक आत्मिक सुख मिलता था उसे करने से। बहुत अच्छा लगने लगा कि मेरे को यार ये अंदर से बचा पाना बहुत बड़ी बात है। अंदर से अच्छी फीलिंग्स आने लगी कि नहीं अच्छा लगता। और इसमें फिर मेरी मिसेस का भी पूरा सहयोग रहा, खूब रहा। आज के टाइम में भी मेरी मिसेस 100 रोटी बना देती है। जितने मेरे बाहर स्ट्रीट डॉग होते हैं सब दूध रोटी खाने आते हैं तो हम लोग को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने उनको। जब आप बीमार रहे थे उस दौर में 37 दिन में उनका कुछ आपको बात है आपको पता है यार, पूरे मोहल्ले वालों के जब फोन जाते थे मेरी मिसेस के पास तो बोले आपके जो डॉगी हैं, बोले सब ये आपके घर के सामने ही बैठे रहते हैं और सब ये इतनी शांति से बैठे रहते हैं, कोई रोटी डाल दे तो खा लेते थे और ना किसी के ऊपर भौंकते थे ना। बोले वो ऐसा लगता था कि जैसे भौंकना भूल गए। और कईयों ने तो प्राण त्याग दिए, कई लोग तो मिले नहीं, छोड़ के चले गए। एक हमारे पास फीमेल डॉगी थी, वो तो खाती नहीं थी, बस केवल मेरे घर के आगे रोती फिरती थी और करते करते छोड़ के चली गई और मारे। तो मैं तो कभी आज भी मानता हूँ कि शायद मेरे जीवन के लिए वो दुआ करा उन्होंने और मेरे को जीवन दिलवा गए। तो मेरी वो प्रक्रिया आज भी सतत चलती है और मुझे खुद अच्छा लगता है कि नहीं मैं इनको खिला देता हूँ। तो और मैं कहता हूँ मारूंगा तो बस खिलाइए। शर्मा जी, ये तो बात आपका जो काइंडनेस है, दयालु होना, ये आपके इनबिल्ट है और आपको सहयोग भी आपकी जीवन संगी देती है। इसके अलावा भी आपके कोई शौक है? बस केवल लिखने पढ़ने का ही शौक था और पत्रकारिता ही पैशन था। अब चूंकि लेकिन ऐसा समय आया कि मुझे थोड़ा सा थमना पड़ा, लेकिन अब भगवान की दया से फिर फ्रीलांसिंग भी करते रहे, बहुत सारी पत्रकारिता लिखते रहे। अब मैं फिर से अपने काम को, चूंकि रिटायरमेंट के बाद फिर मैं अपने, कब है आपका रिटायरमेंट? मेरा रिटायरमेंट इसी अगस्त में 2023 में ही है। इसके बाद मैं पूरी तरह से तैयार हूँ फिर से एक बार पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ये जो सेवा वाला माहौल जानवरों के लिए भी मैं अपना समय दूंगा, यही मेरा सोचना है। शर्मा जी, कोई और ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता है कि अभी बाकी है आपकी? ख्वाहिश तो सब देखिए जीवन है तो बहुत रहती है मन के अंदर, ये भी कर ले, लेकिन आदमी को अपना सोच समझ के जितने हमारी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। करेंगे करते रहेंगे, जानवरों का तो करना ही करना है, और एक घूमने फिरने का शौक है तो उसको भी मैं करूंगा, और पत्रकारिता का जो तो उसको भी फिर से मैं दोबारा एक फिर से नई अपनी पारी शुरू करने के लिए मैं एक नया आयाम फिर से मैं शुरू करूंगा अपनी पारी का। शर्मा जी, बंजारा बीट्स को आप वर्षों से देख रहे हैं, कुछ अलग हट के हमने एक प्लेटफॉर्म, रिटायरमेंट के बाद हमने भी एक प्रयास किया है कि एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाए और आप जैसे विलक्षित स्पेशल लोगों को इसमें दिखाया जाए उनकी, ताकि आपसे और लोग भी इंस्पिरेशन लें। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कोई छोटा सा संदेश दें। देखिए साहब, ये करने के तो हम आप मेरे पुराने बहुत साथी रहे हैं पुराने, तो आपको देख के भी हम आज इंस्पायर्ड होते हैं कि हम घरे साहब करते हैं तो हम लोगों को भी करना चाहिए। तो और मैं लोगों से एक बात ये कहूंगा कि आप अपने हर काम को समय से करिए और ईमानदारी से करिए, वही आपकी पूंजी है और उसका प्रतिफल आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। देर सवेर हो सकती है लेकिन प्रतिफल आप अच्छा मिले। लोगों के साथ लिबरल रहिए, किसी को कभी धोखा मत दीजिए और अपने काम को अच्छी तरह, मतलब जैसा बोएंगे वैसे ही काटे। भगवान भी यही कहता है, सिंपल सी थ्योरी है गीता की, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भले आप बच जाओ थोड़े देर के लिए, लेकिन आगे चल के आपको उसका फल प्रतिफल तो मिलेगा। अच्छे काम रहेंगे तो अच्छा। तो मैंने तो जीवन में यही देखा है और मैंने कभी मन से ऐसा नहीं लगा कि किसी को मेरे से नुकसान या परेशानी हो, तो उसके बदले में मैं आज सेटिस्फाइड हूँ कि भगवान ने मुझे को करा। जीरो से शुरू किया मेरे को, तब मैं फर्श पे था तो आज अर्श में भी पहुंचा दिया। तो भगवान की दया से सब हुई है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है और अपना जो चाहते हैं करते हैं। तो ये थे अरुण शर्मा जी, जो अपने जीवन यात्रा और जीवन की विसंगतियों को भी बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे थे। शर्मा जी, बंजारा बीट्स से बात करने धन्यवाद।
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।